हेलो गाइस, स्वागत है कि आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपना बायोलॉजी का जो नोट्स है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो मैं कि कल का अपने पूरा सेल डिवीजन था उसको कंप्लीट कराया। उसके बाद एनिमल्स टिश्यू था, इसको कंप्लीट कराया। आज मेरा चैप्टर जो है इंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है। आज इसको ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो ये कम से कम 2 पार्ट लगेगा इसमें। तो आज मेरा क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो आज पहला पार्ट है, उसके बाद फिर कल हमारा सेकेंड पार्ट। तो इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि भी खत्म हो जाएगी। आइए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है ना, इंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। इसमें ना देखो दो पाए जाते हैं, दो। एक होता है ग्लैंड, एक होता है हार्मोन्स। देखो हमारे सभी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो ग्लैंड, ग्रंथियां भी सबके अंदर होती है। तो इंडोक्राइन अंतर्गत के हम क्या पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे। मतलब एक ग्लैंड के बारे में, एक हार्मोन्स के बारे में ना। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए गाइज, हमारा होता है स्टडी ऑफ ब्लड, होता है हेमेटोलॉजी। ठीक है ना, स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। और उसके बाद क्रियोलॉजी होता है न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस का अध्ययन। तो उसी तरह हमारा क्या होता है स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन क्या होता है, इंडोक्राइनोलॉजी। तो हमारा क्या होता है स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, जो कि इंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी। आप पूछेगा कि इंडोक्राइनोलॉजी के पिता कौन है, थॉमस एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन वो वाले नहीं है, ये दूसरे एडिसन है ना। ये कौन है, तो इंडोक्राइन जो कि है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र है ना, वह अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं तंत्र है ना। तो इसको इनके मतलब कि स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्रिनोलॉजी। इंडोक्रिनोलॉजी। अब फादर किसको कहते हैं, थॉमस एडिसन को। ठीक है, अब देखिए आइए समझते हैं आपको ग्रंथियां, ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथियां। तो आइए बताते हैं आप लोगों को ग्रंथियां क्या होती है। ठीक है, ग्रंथियां। ठीक है, ग्रंथियां देखिए गाइस क्या होती है, ग्रंथियां ऐसी संरचना होती है, एक ऐसी संरचना है जो कि हार्मोन्स, पसीना, दूध, लार, पाचन, रस बनाती है ना। तो देखो ये क्या होती है ना, ग्रंथियां जो होती है ना, ग्रंथिया से क्या बनता है, हमारा हार्मोन्स बनता है। पसीना देखो निकलता है हमारा, स्वीट स्वीट पसीना निकलता है। दूध का निर्माण होता है, लार बनता है, पाचन रस बनाती है। तो ऐसी ग्रंथियां होती है जो कि हार्मोन्स, पसीना, दूध, लार, पाचन बनाती है। उसे क्या कहते हैं, हम ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। अब जानते हो हमारा यहाँ पे कान की हमारी तरफ से 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कान पे हमारे 3 ग्रंथियां पाई जाती है ना। तो वहाँ पे मतलब ईयर पे हमारा, तो एक होता है प्यूटरी ग्लैंड, एक होता है प्यूटरी नहीं कान पे, एक होता है सबम्यूंडियल। मतलब इसे मतलब 3 कान पे, जो हमारा कान है ना, यहाँ पे कान पे हमारी 3 पाई जाती है। ठीक है ना, ये मतलब 3 ग्रंथियां पाई जाती है। तो यहाँ पे होता है हमारा ग्रंथियां क्या होता है कि ग्रंथियां ऐसी संरचना होती है जो कि हार्मोन्स, पसीना, दूध, लार, पाचन रस बनाती है। ठीक है ना, हार्मोन्स, पसीना, दूध, लार, पाचन रस बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखो टाइप ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियां कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रंथियां कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं हमारी जो ग्रंथियां होती ना, ग्रंथियां कितने प्रकार होते हैं हमारी, ग्रंथियां के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, ग्रंथियां के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, बास्रावी ग्रंथियां, मतलब कि इक्सोक्राइन ग्लैंड। इक्सो मतलब बा, इंडो मतलब अंत, इक्सो मतलब बा, इंडो मतलब अंत। तो इक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बास्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। उसके बाद क्या होती है, मिक्सित मतलब मिक्स ग्लैंड। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़ लें कि अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन सिस्टम में, इसको क्या कहते हैं, इसका अध्ययन को कहते हैं इंडोक्रिनोलॉजी कहलाते हैं। इसके पिता क्या है, थॉमस एडिसन है। ग्लैंड किसको कहते हैं, ऐसी संरचना होती है जो कि हार्मोन्स, लार्स और पसीना या पाचन रस बनाती हैं। वो क्या करती है, हमारी ग्रंथियां कहलाती है। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला होता है इक्सोक्राइन मतलब बास्रावी ग्रंथियां, फिर उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बाद मिश्रित मिश्रित ग्रंथियां होती है। ठीक है ना, मिक्स ग्लैंड। तो देखो हमारी बास्रावी ग्रंथियां में क्या क्या होता है, देखो डक्ट ग्लैंड, जो नालिका ग्रंथि कहते हैं ना, इसको जो कि इसी को क्या कहते हैं, बास्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं हम, नालिका नालिका ग्रंथि कहते हैं। नालिका ग्रंथि, जैसे कि देखो आंसू निकलना, तो आंसू निकलता है जब मेरे आँख से, तो मेरे आँख से जब आंसू निकलता है, आँख के पास कोई तो ग्लैंड होगी, तो जहाँ से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। तो इसी को क्या, तो वही क्या होता है हमारा कि देखो नालिका ग्रंथि कहते हैं इसको, इसी को डक्ट मतलब बास्रावी ग्रंथि को नालिका ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ से क्या देखो निकल रहा है, यहाँ से मतलब कि कोई क्या है, ये निकल रहा है हमारा नालिका, ये हमारी क्या है, नालिका नालिका ग्रंथि है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं।
उसके बाद देखो अंतःस्रावी में क्या होता है ना, अंतर नालिका विहीन होती है। मतलब नालिका विहीन मतलब कि नालिका नहीं होती है, यहाँ पे नालिका नहीं होती जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है। यहाँ से निकलते हैं ना तो सीधे क्या होता है, ब्लड में छोड़ देते हैं, मतलब ब्लड में चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मिस्त्री में क्या होता है, ये दोनों काम करती है। यहाँ से देखो ब्लड छोड़ रही है, यहाँ से देखो नालिका, नालिका के द्वारा से भी मतलब क्या कर रही है, पसीना निकाले, नालिका के द्वारा पसीना यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में जा रही है, ठीक है। तो ब्लड में जा रही है, तो यहाँ से दोनों होता है मिक्स में, ठीक है। आप देखो मतलब बासरावी ग्रंथियाँ क्या होती है, ये पाचन रस बनाती है। ऊपर भी मतलब ग्रंथियों का काम होता है, तो ये क्या होता है, पाचन रस कौन बनाती है, हमारा बासरावी ग्रंथियाँ होती है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, पाचन रस बनाती है। पाचन रस कौन बनाती है, बासरावी ग्रंथियाँ, ये पाचन रस बनाती है। जो पाचन रस में देखो आंसू, मतलब कि उसके बाद देखो आंसू, पसीना, लार, दूध का निर्माण करती है। अब पूछ देगा ऑप्शन में, मतलब दे देगा कि कौन सी ऐसी ग्रंथियाँ जो कि आंसू, पसीना, लार, दूध का निर्माण करती है। तो क्या होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन्स होता है, उसके तरफ से दूध का बनना होता है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे उसको छोड़ो, देखो यहाँ पे आंसू, पसीना, लार, दूध का निर्माण करती कौन सा, हमारा बासरावी ग्रंथियाँ, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये केवल हार्मोन्स बनाती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, ये केवल क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। ये पाचन रस और हार्मोन्स दोनों बनाती है, ठीक है ना। पाचन रस, डाइजे डाइजेस्टिव जूस, ठीक है ना, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और क्या है कि हार्मोन्स क्या करती है, दोनों बनाती है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब गाइस हम क्या देखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं, बासरावी ग्रंथियाँ। बासरावी ग्रंथियाँ क्या होती है ना, देखो लीवर, लीवर होती है। तो पूछेगा कि अब लीवर आ गया ना, तो लीवर में पूछेगा सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथियाँ कौन होती है, तो क्या होती है, लीवर होती है। सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथियाँ कौन होती है, लीवर होती है। सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथियाँ कौन होती है, लीवर होती है। तो सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथियाँ कौन होती है, लीवर होती है। आप देखो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, लाल ग्रंथि कहती हैं। तो लाल ग्रंथि क्या करती है, लार का निर्माण करती है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, बासरावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं। बासरावी ग्रंथि के अंतर हमारा लीवर आता है, जो कि सबसे बड़ी बासरावी ग्रंथि कौन है, लीवर है। अब देखो आएगा सलेवरी ग्लैंड। तो देखो हमें इस तरह नहीं, हमें याद रखना है कि तुरंत क्या होता है, सलेवरी। सलेवरी मतलब क्या होता है, लार। तो लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां है तो क्या, लार का निर्माण करेंगी, बस हो गया। तो लाल ग्रंथियां लार का निर्माण करती है। अब देखो अश्रु ग्रंथियां, जिसको कि लय लाइक्रिमिनल नहीं, लाइक्रिमी लाइक्रिमल ग्लैंड कहते हैं ना, लाइक्रिमिनल ग्लैंड कहते हैं ना। तो ये क्या होता है ना, अश्रु मतलब क्या, पसीना ग्रंथि होती है इसी को। अश्रु मतलब पसीना ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, हमारे जो हम लोग की जो अश्रु ग्रंथि होती है ना, ये क्या होती है, सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। तो हमारी सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होगी, लीवर हो गई। और जो कि सिलिवरी ग्लैंड जो कि लार ग्रंथि होती है, वो लार का निर्माण करती है। अश्रु ग्रंथ क्या है कि सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन है, पूछेगा कि सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कौन है हमारी, तो क्या है, अश्रु है। मतलब कि मतलब हमारी क्या, पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैक्रिमिनल ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो स्वीट ग्लैंड, पसीना, पसीना ग्रंथि जो होती ना है, यहाँ पे देखिए गाइज, वहाँ पे ये पसीना ग्रंथि नहीं है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये है, ठीक है ना। यहाँ पे जो कि अश्रु गैस, जो कि अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू होता है, ठीक है। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू, सॉरी गैस थोड़ा गलत बताते हैं, ठीक। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू। आंसू ग्रंथि जो कि लाइक्रिमिनल ग्लैंड होती है, आंसू निकलता है। तो जो आंसू ग्रंथि होती है ना हमारी, क्या होती है, सबसे छोटी बासरावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी बासरावी ग्रंथि कौन होती है, आंसू ग्रंथि होती है। अब देखो स्वीट ग्लैंड, जो पसीना ग्रंथि होती है ना, हाथ में हथेली में सर्वाधिक पाई जाती है। कभी कभी देखे होंगे, जिसे इसे कर लेते हैं तो हमारे पसीना हमारे हाथ में क्या होता है ना, कि हमारे हाथ में देखिए गाइस क्या होता है कि जो पसीना ग्रंथि होती है ना, तो हमारे हाथ में देखो, हमारी हाथ में हथेली है ना, हथेली में देखोगे तो हमारे पसीना क्या है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो यही जो स्वीट ग्लैंड होती है ना, जो सर्वाधिक पूछेगा कि स्वीट ग्लैंड सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक पाई जाती है हमारे हाथ की हथेली में ना। हमारे हाथ की हथेली में सर्वाधिक पाई जाती है कौन, हमारा स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो हमारी क्या होती है, जो पसीना ग्रंथि होती है ना, हाथ की हथेली में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना, हमें इस बात की याद रखा। अब देखो दूध ग्रंथि, जिसको कि मेमरी ग्लैंड कहते हैं। तो देखो हमारे सलेवरी ग्लैंड, लाल ग्रंथि का काम होता है लाल का निर्माण करना। तो उसी तरह मेमरी ग्लैंड जो कि दूध ग्रंथि, उसका क्या होगा, दूध का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद लार ग्रंथि, देखो लार का निर्माण करना, दूध ग्रंथि दूध का निर्माण करना, ठीक है। वो तो हार्मोन्स होता है जो दूध का निर्माण करता ना है, वो प्रोलेक्टिन हार्मोन्स होता है वो, ठीक है ना। देखो ना हमें ग्रंथि पूछ रहा है ना, तो हमारी दूध ग्रंथि होती है, दूध का निर्माण करती है, ठीक है ना।
अब देखो गाइज, हम क्या पढ़ते हैं, अंतःस्रावी, मतलब कि अंतःस्रावी जो है ना, अंतःस्रावी है ना, तंत्र है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है ना, इसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं ना, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखो हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स क्या ना, एक प्रकार का रसायन होते हैं ना, हार्मोन्स एक प्रकार का रसायन होते हैं, या तो कहें तो हार्मोन्स एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है ना। हार्मोन्स क्या करता है ना, हार्मोन्स क्या करता है, वृद्धि का काम करता है। देखो हम लोग छोटे थे, हार्मोन्स के द्वारा क्या करता है, हम लोग देखिए बड़े हो गए, और हार्मोन्स के द्वारा हम लोग का बाल निकलता है, और मतलब सभी काम होता है, और मतलब कि और विकास होता है बॉडी का, ठीक है ना, चाहे वो मेल चाहे फीमेल हो, सबका विकास तो क्या होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हम अंतःस्रावी ग्रंथियां में हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन सा होता है, प्यूटिटरी ग्लैंड होती है ना, तो उसमें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड होता है। उसके बाद देखो थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, टेस्टिज होता है, ओवरी होता है। तो इसमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या। पहला देखो, प्यूटिटियर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड, पीनियल काय बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि जिसे ऑटू ग्रंथि कहते हैं, जो कि गले में होती है ना। पैराथायराइड जिसे कि पैराआइटू कहते हैं। फिर थामस ग्लैंड जो कि वाल्य ग्रंथि कहते हैं। एंड्रिनल ग्लैंड जो कि अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं ना, गुर्दे के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर। टेस्टिस जो कि वृषण कहते हैं ना, ओवरी जो कि अंडाशय कहते हैं। तो आइए इन सब के बारे में, जो ग्रंथियां, इन सब के बारे में जो हार्मोन्स मतलब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम क्या, प्यूटिटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि क्या होती है ना। अब हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। देखो पीयूष ग्रंथि क्या होती है ना, ये हमारे कहाँ, पहले तो पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती है ना। तो हमारी पहले पूछेगा पीयूष पीयूष ग्रंथि जो कि प्यूटरी ग्लैंड होती है, वो कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में होती है, ठीक है ना। ब्रेन में कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, या तो हाइपोथैलेमस के पास में होती है। देखो हाइपोथैलेमस पाया जाता है ना, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड, मतलब मास्टर ऑफ ग्लैंड किसको, तो हाइपोथैलेमस को। देखो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है ना, वो तुरंत मतलब कि क्या है कि तुरंत कोई कार्य हम करते हैं, जिसे तुरंत कट गया तो हमें तुरंत क्या होगा, झटका जाता है हाइपोथैलेमस यहाँ। तो क्या करते हैं ना, तो हमारी क्या होती है कि वो हमारा हाइपोथैलेमस जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। तो हर काम जो हम लोग क्रिया करते हैं ना, वो कौन बताता है हम लोग को, हमें खाना खाना है तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा, ठीक है ना। हमें भूख लगी तो कोई क्रिया हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें पता चलता है। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। प्यूटरी ग्लैंड को ही कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि को कहते हैं ना। अब देखो क्या कहता है, जो पीयूष ग्रंथि ना, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस होता है ना। तो हमारा पीयूष ग्रंथि के बारे में इतना याद रखना। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं, ये हमारी ब्रेन में होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पीयूष पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, इसको प्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा क्वेश्चन में दे देगा पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला कौन सा होता है, तो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। तो इतना हम पढ़ेंगे क्या, प्यूटरी ग्लैंड मतलब कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब गाइस हम क्या पढ़ेंगे, प्यूटी प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है ना, वही होता है ना प्यूटरी, जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, पीयूष पीयूष ग्रंथि ना। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। देखो 3 भाग होते हैं, तो इसे मान लेते हैं कि देखो इस तरह हमारा क्या है, इस तरह हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है ना। तो ब्रेन है तो इसके देखो इस तरह 3 भाग हो गए ना, इसके क्या हो गए, 3 भाग हो गए। ये ब्रेन है, इसके क्या होंगे, 3 भाग हो गए। तो ये जो हमारी जो पीयूष ग्रंथि है ना, उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र भाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है पश्च भाग ना। तो सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब कि सर्वाधिक में तो कि हार्मोन्स जिसमें पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, हमारे अग्र भाग में पाए जाते हैं। उसके बाद एक दो पाए जाते हैं मध्य भाग में, और 2 3 पाए जाते हैं पश्च भाग में ना। तो सर्वाधिक हमें किस में पाया जाता है, अग्र भाग। तो हमें याद रखना है, हमें गाइज हम लोग को, कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कितने प्रकार की होती है, मतलब कि कितने उसके पार्ट होते हैं। तो हमारा 3 पार्ट होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, जिसके इंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब मध्य भाग में क्या होता है कि हार्मोन्स निकलते, एमटीएच होता है। और पश्च भाग में तो उनकी एडीटी और सब
ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन जो कि दूध का निर्माण करता है, ठीक है ना। और जैसे कि अगर गाय और भैंस दूध नहीं दे रहे तो ऑक्सीटोसिन का हम क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमारी मतलब कि दूध का निर्माण होने लगता है। तो ये होता है ऑक्सीटोसिन होता है। तो वो क्या हार्मोन्स है जो कि पक्ष भाग में पाया जाता है, मध्य पार में एमएच पाया जाता है, अग्र भाग में देखो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स किस में पाए जाते हैं, अग्र भाग में पाए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अग्र भाग, ठीक है। देखिए गाइस, पहले क्या होता है अग्रभाग, ठीक है ना। अग्रभाग में हमारा क्या पाया जाएगा, मतलब कि कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाएंगे, जिसका नाम है ACTH, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी देखिए ACTH, LH, FSH, TSH, PRL, GH, जिसके कि ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 6 पाए जाते हैं हार्मोन्स। किस में पाए जाते हैं, तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स किस में पाए जाते हैं, तो अग्रभाग में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए गाइस फर्स्ट देखते हैं ACTH। ACTH क्या होता है, देखो ये क्या होता है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। क्या होता है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स होता है कौन, ACTH। हमारा जो अग्रभाग में होता है ना ACTH, जिसको बोलते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स। ये क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल करता है। देखो एड्रीनो मतलब क्या होता है ना, एड्रीनल ग्रंथि होती है ना, जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथ होती है ना, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं। तो देखो एड्रीनल मतलब अधिवृक्क हो गया, तो अधिवृक्क ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है। ACTH का काम क्या होता है कि अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा, हमें इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, ACTH, एड्रीनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। ACTH ये क्या करता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अब देखो TSH होता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ना। ये क्या रहता है, देखो थायराइड लिखा ना गाइस, देखो क्या है, TSH है ना, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। तो देखो थायराइड है ना, थायराइड है ना, थायराइड को कंट्रोल करेगा। तो थायराइड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, TSH, ठीक है। हमारा दूसरा का हो गया TSH। अब देखो PRL होता है जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। आप लोग को पहले भी बता दिए थे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। तो देखो दूध निर्माण को बनाने रखता है, दूध निर्माण को बनाए रखता है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है। देखो अगर कि जैसे कि कोई महिला अभी कोई महिला का डिलीवरी हुआ है ना, तो मतलब उसका दूध को जो उसका दूध का जो निर्माण कौन करेगा, तुरंत उसको दूध को बनाने का कार्य कौन करेगा ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स तुरंत उसके मतलब कि क्या करेगा, उसके दूध उसमें बना देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा PRL होता है प्रोलैक्टिन, जिसको PRL पूरा बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि दूध निर्माण को बनाए रखता है, ठीक है ना, दूध निर्माण को बनाए रखता है हमेशा, मतलब कि दूध को बनाए रखने का कार्य कौन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, ठीक है। उसके बाद FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो कि पुट्टी उद्दीपन हार्मोन्स होता है ना। FSH होता है हमारा। FSH क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, पुट्टी उद्दीपन हार्मोन्स होता है। देखो महिलाओं में महामारी चक्रों को नियंत्रण करता है। देखिए गाइस, महामारी जो कि चक्रण होता है ना महिलाओं में, तो इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, हमारा यही करता है कौन, FSH, जो कि महिलाओं में इसको क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है, मतलब इसको महिलाओं महामारी चक्रों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है FSH, जिसको कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, यही कार्य करता है। इसका भी कार्य क्या होता है, महिलाओं में महामारी चक्रों को नियंत्रण करना होता है, ठीक है ना, इसको नियंत्रण करना ना, कंट्रोल ऑफ पीरियड, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा महिलाओं में महामारी चक्रों को नियंत्रण करता है। इसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो होता है ना, यही कार्य करता है इसका भी। अब देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है, पुरुषों में वृषण संरचना का निर्माण करता है ना, और उसके बाद फिर अंडाणु निर्माण करता है महिलाओं में। तो देखो हमारा जो कि ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन्स होता है वो हमारे जो पुरुषों में वृषण पाया जाता है, टेस्टीज, और जो महिलाओं में अंडाणु ओवरीज पाई जाती है, उन सब का निर्माण कौन करता है, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करता है। तो पूछ देगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या करता है, नहीं तो पूछ देगा कि मतलब महिला में अंडाणु ओवरी का निर्माण कौन मतलब, और पुरुषों में वृषण का मतलब कि संरचना का निर्माण कौन करता है, तो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलता है, ठीक है ना।
आप देखो ग्रोथ हार्मोन जो कि जीएच बोलते हैं ना, जीएच क्या होता है, जी से ग्रोथ, यस से हार्मोन, जीएच इसी को बोलते हैं। यस एच, यस टी एच, जिसको कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। यस टी एच को ना सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। महिला या पुरुषों में जनन अंगों का विकास करता है। जो महिला पुरुषों में जो कि जनन अंगों का विकास करने का कार्य कौन करता है, हमारा एक ग्रोथ हार्मोन्स करता है, ठीक है ना। नहीं गाइस, ये हम लोग का क्या है, ये गलत है ना। यहाँ पे देखो ल्यूटाइनिंग हार्मोन्स जो होता है ना, यही हमारा जो कि महिलाओं में वो अंडाणु और पुरुषों में वृषण का संरचना का निर्माण करता है ना। तो इसी का काम होता है, महिला या पुरुषों में जनन अंगों का निर्माण करना, यही होता है जनन अंग वही। तो उसका निर्माण करने का होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करता है, ठीक है ना। अब हमारा जीएच होता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ, या तो यस टी एच होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। देखो पेशियों और हड्डियों में वृद्धि करना, देखो हमारी जो मसल्स है ना, जो हमारी मसल्स है और हमारी जो बोन है उनमें वृद्धि करना। देखो जैसे कि हम लोग देखो छोटे रहे होंगे, तो छोटे होंगे तो आज हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसे हम लोग क्या हो गए, बड़े होते जाते हैं। बड़े होते जाते हैं तो देखो ये हमारी क्या है, कभी उंगली हमारी पत्ती छोटी रही होगी तो इसमें क्या होता है, इसको देखो हड्डी का भी विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है हमारी। और उसके बाद देखो इसमें मांसपेशी है, मांसपेशी का भी वृद्धि हुआ है। तो ये जीओचा जो कि ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, इसी का काम क्या होता है, मतलब इसी का काम क्या होता है ना, हमारे जो कि मांसपेशी है, जो हड्डी को मतलब क्या करना, ग्रो करना, वृद्धि करना। आप देखो ये अगर यही जीएच हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, अगर ये क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा ना तो व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता है कि पता नहीं चलता। और जब कम हो जाता है यही जीएच जो कि ग्रोथ हार्मोन्स कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं एस टी एच, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, एक कम हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, बौना बौना हो जाता है, ठीक है ना, जिसके बौना हो जाता है। तो यही बोलते हैं हम पेशी व हड्डियों में वृद्धि करना। पेशी हमारा क्या होगा, पेशी व हड्डियों में वृद्धि करने का काम करता है जीएच, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स का अधिकता होने के कारण क्या होता है, गिग्नेशन, मतलब जिसको एक्रोमोगोली कहते हैं, अदर इसको कहते हैं हिंदी में भीमकाय का रोग। जो व्यक्ति हमेशा मतलब कि वृद्धि होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, भीमकाय का रोग बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको कि गिग्नेटिज्म होता है, या तो एक्रोमोगोली होता है ना। और उसके बाद देखिए क्या होता है, कम होता है। देखो जीएच जो कि ग्रोथ हार्मोन्स हमारा कम होगा तो क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। जैसे ड्रॉप मतलब कि ड्रॉप मतलब होता है बौना होगा ना, तो बौनापन होता है ड्राफिज्म, ठीक है ना। तो हमारा बौनापन होने लगा तो हमारा जीएच हो गया। तो तो हमारा गाइज क्या हुआ, देखो अग्रमद अग भाग के बारे में, हम हार्मोन के बारे में पढ़ लिया, हमारा ए सी टी एस के बारे में पढ़ लिया, टी एच एस क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है, फिर उसके बाद ये भी क्या होता है। और उसके बाद देखो महिमाली में जो पीरियड आती है महिलाओं में, उसका नियंत्रण कौन करता है, हमारा एफ एच होता है, ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन होता है। जो महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में वृषण की संरचना का निर्माण कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। जीएच ग्रोथ का क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। देखो ऐसे ही करें, ग्रोथ जी से ग्रोथ, यस से हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, तो ग्रोथ कर रहा है तो पेशी और हड्डियों की वृद्धि करना हमारा ग्रोथ कराता है। अगर इसकी वृद्धि ज़्यादा होगी तो हमारा हिमकाई का रोग हो जाएगा। उसके बाद अगर कम होगी तो बौनापन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अग्रभाग हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या देखेंगे गाइस, देखेंगे हम क्या, मध्य भाग ना, जैसे मिडिल पार्ट देखेंगे। तो मिडिल पार्ट देखो क्या होता है ना, जिसको बोलते हैं, इसमें देखो एक ही होता है लेकिन दो मैम एक ही पढ़ा है। देखो यहाँ पे होता है एम टी एस, जिसको मेलाकोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं, एम एस एच मेलको स्टूमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं ना। तो दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, देखो इसको याद करने का ट्रिक बताएं। देखो मिडिल पार्ट है ना, मध्य भाग है, यम से मिडिल पार्ट, यम से मध्य भाग, और यम से ये होता है एम टी एस एम एस एच, एम टी एस एम टी एस एम एस एच। तो एम टी एस क्या होता है ना, मेलाको ट्रॉपिक हार्मोन्स होता है। मेलाको ना गाइज, जो मेलाको लिखा ना, ये मेलाको मेलिनिन से बना है। मेलेनिन, मेलेनिन क्या काम करता है, हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है ना, हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। अगर हमारे मेलेनिन, अगर त्वचा में हमारे पूछता है, अगर हमारे त्वचा में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी त्वचा कैसी होगी, तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। अगर हमारी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा कम है तो हमारी त्वचा क्या, गोरी रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब बाल का भी सफ़ेद होना, अगर हमारी मेलेनिन की मात्रा कम है तो हमारा बाल क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा ना। उसके बाद बालों का रंग डिसाइड करना, ये मेलेनिन का कार्य होता है, ठीक है ना। तो
देखो गाइस क्या होता है हमारा बच्चों को यहाँ पे देखो मेलिन के बारे में भी लिखे हैं, बच्चों को रंग देता है, फिर ज़्यादा होने पर त्वचा काला हो जाती है, कम होने पर त्वचा रोगी। तो कभी कभी गाइस ना हमें याद नहीं रहता कि काला कम क्या होता है। तो देखो गाइस याद काहे नहीं रहता है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। तो कोई पूछ देगा कि भाई तुम ही बता दो मेलेनिन मेलेनिन ज़्यादा होगा तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी। तुम्हें याद है ऐसे नहीं लगता कि मेलेनिन ज़्यादा तो हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, मेलेनिन कम है तो हम काले हो जाएंगे, बस उसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है, मेलेनिन अगर ज़्यादा है तो काला है, अगर मेलेनिन उसके में कम है तो वो गोरा है। ठीक है ना, जो भी व्यक्ति। उसके बाद देखो बालों का रंग डिसाइड करता है। अगर देखो बालों में अगर बाल अगर सफ़ेद हो रहा है तो वो मेलेनिन की मात्रा की वजह से हो रहा है ना। अब देखो मध्य भाग पढ़ रहे थे आप, इसी को बोलते हैं एमटीएस, मेलाकोट्रॉपिक्स हार्मोन्स। और उसके बाद मेलाको स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है ना, ये एम से मिडिल वाला भाग बोलेगा तो एमटीएस पूछ देगा कुछ किसका भाग है, अगर मध्य के पक्ष का तो अमेरिका ने एम से मध्य वाला भाग का। ठीक है, इस तरह याद करें। अब देखो क्या होता है, ये क्या होता है मिडिल पार्ट जो होता है ना एमटीएस होता है, एमएस होता है, ये क्या होता है ना त्वचा में रंग निर्माण करता है। उसे मेलाको मतलब मेलेनिन याद करिए। ठीक है ना, वही होता है ये। ठीक है ना, इसको लिखा मेलाको। तो यहाँ पे मेलको होता है मेलाको। ठीक है ना, तो यहाँ त्वचा में रंग का निर्धारण करता है ना। अधिक बनेगा तो अब देखो अधिक बन गया, क्या हुआ मेलेनिन की मात्रा कमी हो गई तो झुर्रिया हो जाती है ना। कमी हो जाती है तो झुर्रिया मतलब कि इसका जो यम एस एच होता है जो कि मेलको स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, अगर यम एस एच की कमी हो जाएगी तो हमारे चेहरे पे झुर्रिया आ जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये अधिक होगा तो हमारा कील मुहासे होना क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगी। कील मुहासे होने लगते हैं मुंह पे, सभी के मुंह पे। तो हमारा क्या मध्य भाग के यही दो चीज़ थे, एम टी एस एम एस एच, मेलाकोट्रॉपिक हार्मोन्स और मेलको स्ट्रोमेलेटिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, अब गाइस देखो पक्ष भाग क्या होता है, पोस्टेरियो पार्ट होता है जिसको पक्ष भाग कहते हैं। पोस्टेरियो पार्ट होता है पक्ष भाग। तो इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें भी दो होता है, एडीएच होता है। इस एडीएच होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडीएच क्या होता है। एंटी एंटी डायवरेटिक हार्मोन्स होता है, एंटी डायवरेटिक हार्मोन्स। ठीक है ना, एंटी डायवरेटिक हार्मोन्स होता है। प्रति डाई यूरेटिक प्रति डाई यूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है ना, या तो इसी को बोलते हैं ना वासोपोरेसिन, जिसे कि मूत्र निर्माण से संबंधित होता है। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वासोपोरेसिन। ठीक है ना, वासोप्रासिन। ठीक है ना, तो एडीएच होता है एंटी डायवरेटिक हार्मोन्स होता है, या तो इसी को बोलते हैं वासोपैरासिन बोलते हैं, जो कि मूत्र निर्माण से संबंधित होता है। मूत्र निर्माण मतलब इससे संबंधित होता है। अब देखो एडीएच क्या होता है ना, गुर्दे की क्रिया विधि को नियंत्रण करता है। गुर्दे मतलब देखो किडनी को क्या करता है हमारे, ये नियंत्रण करता है। एडीएच क्या होता है, कंट्रोल ऑफ किडनी। क्या करता है, कंट्रोल ऑफ किडनी। ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ किडनी। तो हमारी किडनी को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम क्या होता है हमारा, एडीएच करता है ना, कंट्रोल ऑफ किडनी। ठीक है ना, उसके बाद देखो क्या होता है दूसरा का क्या होता है हमारा, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, तो ये देखो इसी को बोलते हैं ना प्रेम का हार्मोन्स। ठीक है ना, प्रेम का हार्मोन्स इसको बोलते हैं। जैसे कि देखो बच्चे का, जैसे कि बच्चे कोई माता ने बच्चे को मतलब पैदा किया तो धीरे धीरे बच्चे का प्रेम माता के प्रति मतलब कि मतलब लगाव ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसका तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है ना, तो इसी को बोलते हैं प्रेम का हार्मोन्स। तो पूछेगा कि लव हार्मोन्स किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। देखो अब महिलाओं में प्रोसोल पीला शुरू होता है, स्टार्ट लेबर पेन, जो कि प्रोसल पेना इसी को साइटोसिन के कारण महिलाओं में जो कि प्रसव पीला शुरू होने लगता है ना। और गर्भाशय की पेशी में संकुचन करना, जो गर्भाशय है उसके पेशी में क्या है ना, जो जो उसके पेशी में संकुचन करना, जो कि गर्भाशय महिला है उसके जो कि मसल्स में संकुचन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीटोसिन यही करता है। यही हार्मोन्स क्या करता है, आप देखो प्रसव के तुरंत बाद महिलाओं में दूध का निर्माण करना। देखो आपको बताए थे ना ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन करता है प्रोसीन में तुरंत बाद क्या है कि दूध का निर्माण करता है, हमारे दूध का निर्माण करता है। हमारे जो कोई महिला गर्भवती है मतलब कि मान लो कि डिलीवरी हो गई तो उसके डिलीवरी के बाद तुरंत बाद क्या करेगा, ये दूध का निर्माण करता है, यही करता है ना। दूध लैक्टिंग आफ्टर डिलीवरी के बाद दूध का निर्माण करता है। अब देखो यहाँ पे दिया दुधारू जंतुओं को, तो हमें क्या गाइस इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, क्या होता है ऑक्सीटोसिन होता है। अब देखो क्या लिखा है, दुधारू जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। अब देखोगे कई गाय भैंस जो हम गाँव में देखे हैं,
गाँव में देखें हम लोग कि मतलब कि जो भैंस गाय दूध नहीं देती है ना तो उसको बुलाते हैं, अरे दूध नहीं दे रही है यार, मतलब क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि तुम यार इंजेक्शन लगवा दो उसको, तो इंजेक्शन लगाओगे तो वो दूध देगी ना। तो आते हैं तो यही लगाते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन का क्या इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से दुधारू पशु क्या दूध का उत्पादन देने लगती है। ठीक है, तो यही में लगता है दुधारू जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ना। अब ये तो क्लोरोस्ट्रोम होता है, क्लोरोस्ट्रोम होता है, ठीक है ना, क्लोरोस्ट्रोम होता है ना। ये क्या होता है, माता के स्तन ग्रंथि निकलने वाला प्रथम गाढ़ा पीला दूध। अगर पूछेगा कि माता के जो कि माता की स्तन ग्रंथि से जो पहला दूध निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो क्रोमोस्ट्रोम कहते हैं। ठीक है ना, क्रोमोस्ट्रोम जो कि माता के स्तन से पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रोमोस्ट्रोम बोलते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा पीनियल ग्लैंड ना, पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल काय, पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल काय ना, पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल काय। तो इसका क्या इसका भी लोकेशन क्या होता है ना, जैसे प्यूटरी ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ब्रेन में होती है। ठीक है ना, इसको एक किसको मतलब पीजी को इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको। मास्टर ऑफ पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। तो इसी तरह पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, स्थित हमारी ब्रेन में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है ना, तीसरी आँख किसी को कहते हैं, थर्ड आइज किसको कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को। पूछेगा कि तीसरी आँख किसको कहते हैं हमारी, तो तीसरी आँख हमारी क्या होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी की आँख कौन होती है, पीनियल ग्लैंड। तीसरी आँख किसको कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। फिर देखो इससे निकलने वाला हार्मोन जो होता है मेलाटोनिन होता है। तो देखो मेलाटोनिन, तो ये देखो मेलानिन नहीं है, मेलाटोनिन है, ये दूसरा है। ये क्या करता है ना, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कि हमारे सोने और जागने का समय का निर्धारण कौन करता है, यही करता है पीनियल ग्लैंड। हमारे कब जागना सोने का मतलब कि अभी हम देखो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी खाना खाएंगे तो मतलब क्या बोलेगी, जब खाना हम लोग खा लेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत चाप के नशा की तरह नींद आ रही है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, यही मतलब हमें हमें ये संकेत देती है कि अब तुम्हारा सोने का टाइम हो गया, और फिर जागने का टाइम। तो हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, सोने और जागने का, इसी को इसीलिए बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। हाँ, तो इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है, जो हार्मोन करें इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है, हार्मोन्स होता है उसे मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना, मेलाटोनिन हार्मोन्स को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। कब सोना है कब जागना है, यही जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी। तो कब सोना कब जागना है यही निर्धारित करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स के मतलब यही हार्मोन से निर्धारित करता है। ठीक है ना, आप देखो मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन्स हार्मोन्स है। ठीक है ना, मेलाटोनिन हार्मोन्स है तो जागने व सोने की क्रिया को कंट्रोल करता है। तो हमें जागने और सोने की क्रिया को कंट्रोल करने वाला कार्य कौन करता है, मेलाटोनिन करता है। ठीक है ना, अब उसके बाद गाइस हमारा क्या हो गया हमारा देखो यहाँ पे अग्र, यहाँ पे मध्य मस्तिष्क दोनों पढ़ लेते, फिर उसके बाद फिर पश्चिम मस्तिष्क में दोनों पढ़ लिए थे। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया था ये वाला भाग, कौन सा, ये मतलब कि जो हमारा प्यूटरी पीयूष ग्रंथ के बारे में अग्र मध्य पश्च ये तीनों क्या हो जाते हैं, यहीं पे खत्म हो गया था। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, देखो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड क्या हुआ पढ़ लिए ना, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी दूसरा पढ़ लिए। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड ना, जिसको बोलते हैं अवटु ग्रंथि ना, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं हम क्या, अवटु ग्रंथि ना। तो आइए देखते हैं थायराइड ग्रंथ क्या होता है ना। तो देखिएगा इस थायराइड ग्रंथ जिसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं, ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। ठीक है ना, ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। ठीक है, इसका शेप आकार क्या होता है, तितली बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह होता है। तो देखो ये हमारे, देखो यहाँ पे देखो हम फिगर भी इसको ट्राई किए हैं, जो कि बहुत अच्छा ही, देखो ये फिगर ट्राई किए हैं। और देखो ये हमारी क्या है पाई जा रही है। ठीक है ना, ये हमारी ग्रंथि है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, हमारी जो कि इसमें गले में पाई जाती है। ठीक है, गले में पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं, तितली बटरफ्लाई कहते हैं ना। देखो बटरफ्लाई की तरह नहीं है ऐसे, अरे बटरफ्लाई तो हम बना ऐसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे उड़ जा रे बटरफ्लाई, ऐसे नहीं बनाते हैं। अरे गाइस भूल गए हैं, नहीं तो मेरा कला तो अच्छा ही था। तो देखो बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखाई दे रही है, तो इसी को बोलते हैं आयोडीन की। देखो ये तितली की मतलब थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह होती है। ठीक है ना,
अब उसके बाद देखो बटरफ्लाई की तरह होती है। अब देखो आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे आयोडीन, तो आयोडीन जो कि थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इस बात के लिए इस बात को याद रखना है, जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है थायराइड ग्रंथि ना। तो उसके बाद एक गर्दन में पाई जाती है, इसकी आकृति तितली के आकार की होती है। आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। और उसके बाद देखो हार्मोन्स, इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। किससे? थायराइड ग्लैंड जो कि O2 ग्रंथि ना, इससे कहते हैं दो हार्मोन्स निकलते हैं ना। पहला होता है थायरोक्सिन, दूसरा होता है कैल्सिटोनिन ना। तो पहला हमारा हार्मोन्स ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि है ना, इससे कितने दो दो इससे क्या निकलते हैं? दो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है। दूसरा होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन में देखो जिसको T3 होता है, T4 होता है। अब कैल्सिटोनिन, तो आइए देखते हैं T3 T4 जो कि थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या होता है ना। देखो शरीर की उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। उपापचयी, जो उपापचयी मतलब कि जो शरीर में जो कि दिक्कत होता है पचई की वजह से, तो उसको नियंत्रण करने का काम करता है हमारा थायरोक्सिन करता है। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रेट ना, इसी को उपापचयी दर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो आयोडीन की जरूरत होती है थायरोक्सिन अम्लीय, थायरोक्सिन की वजह से क्या इसको इसको क्या होती है? आयोडीन की क्या होती है? जरूरत होती है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर देखो ये कम हो गया ना, इसकी कमी के कारण से थायरॉक्सिन, इसके कमी के कारण से जो कि थायरॉक्सिन इसको हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसके कमी के कारण से हमारा क्या होगा ना, घेंघा रोग। क्या होगा? घेंघा, जिसको ग्वाटर बोलते हैं, गले का रोग, इसी को मतलब कहते हैं क्या है, हाशीमोटो डिजीज भी कहते हैं इसको। तो पूछ, अब ये पेपर में आया था, पेपर में ही आया था ना, टेस्ट मार उसमें हाशीमोटो डिजीज किसको कहते हैं? तो घेंघा, जो ग्वाटर होता है ना, उसको कहते हैं। तो देखो हाइपोथैलेमिज्म जो होता है, इसी की कमी के कारण, अगर ये कमी हो गई यहाँ पे हाइपर थायराइडिज्म अगर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की कमी हो गई, तो हमें घेंघा रोग होगा, गले में क्या ग्वाटर हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा, जिसको कि हशीमोटो डिजीज भी कहते हैं घेंघा रोग को, ठीक है। आप देखो हाइपरथायरॉयडिज्म की अधिकता हो जाएगी तो थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगा, अगर थायरॉक्सिन कम होगा तो घेंघा हो जाएगा, थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा ना, आँखों का मतलब कि घेंघा रोग, हमारे आँखों का घेंघा रोग हो जाएगा जब हमारा थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन कम होगी तो घेंघा रोग हो जाएगा, गले में घेंघा रोग होता है, ठीक है ना। क्योंकि गले में होने का कारण है कि थायरॉक्सिन और टू ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, तो गले में ही ना होगा, उसकी कमी के कारण उसमें इसको आयोडीन की मात्रा मतलब आवश्यक होती है। उसीलिए कहते हैं कि आयोडीन की मात्रा होती है थायो, मतलब कि जो घेंघा रोग के कारण और घेंघा रोग को ठीक करने के लिए, ठीक है। अब देखो हाशीमोटो क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है, इम्यूनिटी डिजीज जो होता है। तो हाशीमोटो होता है प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या होता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला दो हार्मोन्स, जो कि थायराइड ग्रंथि ना, इससे निकलने वाला दो हार्मोन्स, एक होता है कैल्सिटोनिन, उसके बाद एक दो हार्मोन दूसरा का, जो कि पहला तो बता दिए थे आपको कि दो हार्मोन्स निकलता है, होता है थायरॉक्सिन, जो कि थायरॉक्सिन के बारे में बता दिए। उसके बाद दूसरा का था हमारा कैल्सिटोनिन। तो देखो कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है ना, एक कैल्शियम फास्फोट को घटाकर संतुलित करता है। ये क्या करता है? कैल्सिटोनिन क्या करता है? एक कैल्शियम फास्फोरस को घटाकर संतुलित करता है, कैल्शियम फास्फोरस को घटा के संतुलित करता है, ठीक है ना। कौन? कैल्सिटोनिन। कैल्शियम अधिक होने से पथरी बनती है, क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। तो देखो अगर कैल्शियम अधिक हो जाती है ना, तो कैल्शियम अगर अधिक हो जाती है हमारे अंदर, तो हमारी पथरी का निर्माण हो जाता है। पथरी का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है ना, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलते हैं। तो यहीं पे बोलते हैं कि कैल्शियम का अधिकता होना क्या कहलाता है हमारा, क्या बनता है? तो पथरी बनती है ना। तो हमारा होती है इसको पथरी क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद गाइज क्या हमारा पैराथायरॉइड, जिसके बाद है पैरा और टू। तो हमारा क्या करेंगे, पैरा और टू, जो कि आप पार्ट नंबर सेकेंड मतलब कि लाएंगे दो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पैराथायराइड पैरा टू से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैनक्रियाज ग्लैंड, जो कि लैंगर इनकी कोशिकाएं हैं, यहाँ से लेते हुए मधुमेह रोग, इंसुलिन डायबिटीज होगी, फिर यहाँ से लेके एंडियल ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि, फिर उसके बाद ये सब लेके गाइस हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को कल ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हमारा
रिलैक्सिन हार्मोन्स की तरह से यहाँ से हमारा खत्म हो जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजीज ना, डिजीज स्टार्ट करेंगे क्या, रोग के बारे में। तो ओके गाइस, जाते जाते हम क्या करेंगे, एक बार पूरे अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं 10-5 मिनट में। देखिए क्या होता है इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ये कहते हैं दो ग्लैंड, एक ग्रैंड होता है, एक हार्मोन्स होता है ना, इससे निकलने वाला इसको इसको इसके अध्ययन को कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके पिता थॉमस एडिसन थे ना। और जो ग्रंथियाँ किसको कहते हैं, देखो ग्रंथियाँ ऐसी संरचना, दो हार्मोन्स और दूध पाचन ग्रंथि पर पाचन रस का पाचन रस बनाती है, ठीक है ना। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार होती है। बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, डक्ट नालिका होती है, फिर उसके बाद बाह्यस्रावी अंतःग्रासी होती है। आप इसके बारे में आप लोग को बता ही दिए। अब देखिए बाह्यस्रावी कौन कौन सी होती है, अब पूछेगा लीवर, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी कौन सी है, लीवर है। सबसे छोटी बाह्यस्रावी क्या है, अश्रु ग्रंथि है ना। लार ग्रंथि लार बनाती है। स्वीट ग्रंथि क्या है, स्वीट ग्रंथि सबसे ज़्यादा पसीना कहाँ होता है, हथेली में होता है, सर्वाधिक पसीना। दूध ग्रंथि दूध का निर्माण करती है, इसे मेमरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि लार का निर्माण करती है। अब देखो अंतःस्रावी ग्लैंड में हम क्या पढ़े थे कि इसमें कितने होती है, 8 होते हैं। 8 के बारे में पढ़ेंगे, प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायरॉक्सिन, उसके बाद पैराथायरॉक्सिन। देखो थायरॉक्सिन तो पढ़ना, तो पैराक्सिन इसको पढ़ना है हमें। उसके एंडिनल ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, फिर टेस्टिस, फिर ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पीयूष ग्रंथि के बारे में हम क्या पढ़े थे, पीयूष ग्रंथि ये हमारे ब्लड में होती है, ये हाइपोथैलेमस के पास होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आप देखो जो प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के क्या 3 भाग होते हैं, अग्र तो उनकी मध्य और पक्ष। सबसे ज़्यादा मतलब हार्मोन्स किस में रहते हैं, अग्र में रहते हैं, फिर दूसरा में 2 रहते हैं, फिर पक्ष में 2 रहते हैं। अग्र में कौन कौन से होते हैं हार्मोन्स, ACTH, LH, FST, TH, RBH, GH होते हैं। आप देखो इसको पूरा बता दिए, आप लोग को पूरा बता दिए अच्छे से क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मध्य भाग में बताए थे हमको MTS, MSH, जिसको मेलेकोट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं। आप मेलेको से आप लोग मेलेनिन भी याद कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छा जाएगा, क्योंकि मेलेनिन क्या है, रंग, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो इससे ज़्यादा होने से हमारा त्वचा काला हो जाएगा, कम होने से त्वचा हमारी क्या हो जाएगी, मतलब गोरी हो जाएगी। ये हमारा बाल पे भी डिपेंड करता है, बाल का अगर कम होगा तो बाल हमारा सफ़ेद हो जाएगा। पशु मध्य के पशु भाग के बारे में आप लोग को बता चुके थे। कौन ADH होता है, एक होता है साइटोकिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, एंटीडायोटिक हार्मोन्स होता है। उसके बाद साइटोन के बारे में बताया, जिसको प्रेम का हार्मोन्स कहते हैं। महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, गर्भाशय के समय संकुचन करता है, प्रसव के बाद तुरंत दूध का निर्माण कौन करता है, हमारा यही करता है ऑक्सीटोसिन। दुधारू के जीव में अगर देखो दुधारू जंतुओं को अधिक दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। माता पिता में प्रथम जो गाढ़ा दूध निकलता है उसको हम कहते हैं क्रोमोस्ट्रोम कहते हैं, क्लोरोस्ट्रोम कहते हैं। अब देखो पिनियल काय के बारे में पढ़ रहे हैं हम, पिनियल काय के बारे में पढ़ रहे थे। जो क्या होता है पिनियल काय, जो कि ब्रेन में स्थित होती है, इसे तीसरी आँख कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है। मेलाटोनिन क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक इसको कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। सोने और मतलब सोने और उठने का समय निर्धारित करता है। मेलाटोनिन क्या होता है, जागने और सोने की क्रिया को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड और टू ग्रंथ होती है, जो कि हमारी गर्दन में पाई जाती है, ठीक है। इसका आकार तितली की तरह होता है। आयोडीन की मात्रा इसमें आवश्यकता होती है, और इसमें कितना होता है, 2 होता है, थायरोक्सिन काइलोसिटीन होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को पूरा बता दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, पैराथायराइड, पैरा 2 के बारे में कल से पढ़ेंगे। और इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।